हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम स्टार्ट करेंगे आईएनसी के टाइम से। तो कोशिश की जाए कि इस वीडियो में आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने की, और इसी के साथ कोशिश की जाएगी कि आपको जो है बहुत ही सरल भाषा में ये समझाया जाए, ताकि एक कहानी की तरह आपको ये सारा याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम की। आपको पता है, जैसे भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्यों आए थे? वो आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए। तो उसी टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बना था 1885 में, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज के टाइम का कांग्रेस आप देखते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिसमें है, ये वो वाला कांग्रेस है। ये बना था 1885 में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना क्यों था? मेन जो मुद्दा था उस टाइम पे इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस बनने का, उसका मेन मुद्दा ये था कि ब्रिटिशरों से, अंग्रेज़ों से बात करने के लिए, वो ऐसे लोग थे कि जो डायरेक्टली हम लोगों से, भारतीयों से बात नहीं करते थे। तो उन्हीं से बातचीत करने के लिए जो है सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है, साफ साफ लिखा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब भारतीय लोग और कुत्तों को आना अलाउड नहीं है, मतलब उनको नहीं आने दिया जाएगा। ये वो हम लोगों को समझते थे उस टाइम पे। और अगर नौकरी की बात करी जाए तो सी ग्रेड या डी ग्रेड की नौकरी दी जाती थी, मतलब झाड़ू पोछा करने की या फिर जूते पॉलिश करने की, ऐसी वाली नौकरियां जो है वो हम भारतीयों को दी जाती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। वो कभी भी हमें एक ऑफिसर रैंक की नौकरी नहीं देते थे, कि भारतीय को किसी को भी ऑफिसर रैंक की नौकरी नहीं। ए ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरी बिल्कुल भी हम लोगों के लिए नहीं होती थी। ज़्यादा वो हमें भारतीयों को डी ग्रेड की नौकरी दी जाती थी। मतलब एज आ हम नौकर रहेंगे उनके, जूते पॉलिश कर लिए हमने, झाड़ू पोछा लगा दिया, ये सब काम जो होते थे ये भारतीयों के लिए उन लोगों ने रखे थे उस टाइम पे। उनका मेन मकसद हमें ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब ना देने का ये होता था। मतलब एक बी ग्रेड जैसे कि एक इंस्पेक्टर लेवल की कोई अच्छी पोस्ट होगी, और ए ग्रेड तो मतलब उससे भी हाई। मतलब ये होता था कि हम लोग भारतीय जो हैं कोई डिसीजन ना ले पाएँ। मतलब भारतीयों को डिसीजन लेने के लिए कोई भी उनको नौकरी नहीं दी गई थी। हमें एक नॉर्मल एक सिपाही की अगर नौकरी देते थे वो अपनी फ़ौज में, उसमें भी वो हम लोगों को गन्स नहीं देते थे। इंडियंस को गन्स नहीं दी जाती थी, उनको एक लाठी दी जाती थी। ये उनका तरीका था इंडियंस को जॉब देने का। वैसे अब पार्टियां तो बहुत सारी और भी बनी थी उस टाइम पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली थी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो सफल हुई थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सफल होने में अब एक चीज़ उन्होंने और कर दी। उन्होंने क्या कर दिया, जब इसका इनाग्रेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उन्होंने एओ ह्यूम को बुलाया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये हुआ था बॉम्बे में। अब ये इनाग्रेशन में इनको बुलाने का मतलब क्या था? सीधे सीधे यही है एओ ह्यूम के आने का मतलब। जैसे कि हमारे कहीं हम देखते हैं एक शोरूम खुलता है, वहाँ हम किसी विधायक को या किसी नेता को बुलाते हैं रिबन काटने के लिए। तो सेम वही चीज़ है, हमको उनको बुलाने का मतलब होता है कि हमारे एरिया के विधायक है, कल को हमें कुछ भी दिक्कत होगी हम इनको जाके बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने एक किस्म का वो सर पे हाथ रख दिया हमारे, वही हिसाब था। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एओ ह्यूम को बुलाया था, कि बात तो वो लोग हमारी सुनते नहीं है, लेकिन अगर हम इनको बुलाते हैं इनाग्रेशन में, फीता काटने में लगा लो आप, ठीक है, अगर हम इनको बुलाते हैं अपनी पार्टी को शुरू करने में, तो कल को हमें कुछ भी दिक्कत होगी या कहीं हमारे कोई नहीं सुनेगा, तो एटलीस्ट ये तो सुन लेंगे हमारी बात। वैसे अगर हम बात करें कि इंडियन फाउंडर्स कौन हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे दादा भाई नौरोजी और दिलचा डुलची वाचा, ठीक है। ये दो लोग थे। ये जो दिलचा डुलची वाचा है, ये पारसी फाउंडर हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। उस टाइम पे किसी को भी पता नहीं था कि कांग्रेस जो है इतनी आगे तक जाएगी। तो कांग्रेस का मेन मकसद बनाने का क्या था? इस पार्टी को बनाने का मेन मकसद था कि हम भारतीयों को आज़ादी मिल जाए। उसके बाद जैसे उन्होंने 1885 में बना ली अपनी पार्टी, उसका इनाग्रेशन जो है, फाउंडर जो है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कौन है, एओ ह्यूम है। अगर इंडियन फाउंडर पूछ रहेंगे आपको, तो ये दो नाम जो बताए हैं, दादा भाई नौरोजी और डालची डालचू वांच वाचू, ये मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 1885 में जब ये बन गई, तो 4 मीटिंग्स लगातार कांग्रेस जो है वो करती है। वो हम देखते हैं। पहली मीटिंग होती है 1885 में ही, उसी साल मीटिंग हो जाती है बॉम्बे में, ठीक है। दूसरी मीटिंग होती है 1886, उसके ही अगले साल कलकत्ता में।
तीसरी 87 में होती है मद्रास में, 1888 में होती है इलाहाबाद में, जिसको हम लोग आजकल प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है। अब हमें एक चीज़ और देखनी कि इनका लीडर कौन था। 1885 में थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। 1886 में थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। 1887 में थे बदरुद्दीन तैयबजी और 1888 में थे जॉर्ज यूल। ठीक। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम ये देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद अब है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था, जब बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। मेन मकसद क्या था बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करने का? कि देखिए, उनको ये था, ब्रिटिशर्स को, उनको ये लगा, उस टाइम पे वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जिन। ठीक है, लॉर्ड कर्जिन उस टाइम पे वायसरॉय थे 1905 में। तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बंगाल में बहुत ही ज़्यादा जो जनता है वो इकट्ठी हो रही है, और बहुत ही अग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ही मतलब गुस्से वाले, और इकट्ठे होकर इतनी एकता दिखा रहे हैं, तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो जहाँ कहीं भी, ब्रिटिशर्स का एक काम था, जहाँ कहीं वो देखेंगे कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं हमारे खिलाफ, वहाँ वो जो है उनको डिवाइड कर देते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, बंगाल को उन्होंने 1905 में दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों ने सब बहुत एकता दिखाई उस टाइम पे ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़, इसलिए उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक था ईस्ट बंगाल, ये एक था वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी गई है, ईस्ट नहीं है, यहाँ पे वेस्ट है, और यहाँ पे आपका ईस्ट है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ईस्ट बंगाल जो है वो, उसको ढाका कहते थे उस टाइम पे, बाद में ये ढाका बन गया। अब इसको एक बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं। जो वेस्ट बंगाल है वो कलकत्ता था, फिर वेस्ट बंगाल बन गया अभी जो ममता बनर्जी वाला वेस्ट बंगाल है। ठीक है। उस टाइम पे एक हमारे लीडर थे इंडिया के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। कहाँ पे? टाउन हॉल कलकत्ता में एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ जो हैं वो हम पे राज कर रहे हैं, हम पे हुकूमत कर रहे हैं। एक मसालों का व्यापार लेके आए हुए जो लोग थे, वो इस अब हम पे कब्ज़ा करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों को समझाया, ये सब चीज़ें बताई, और वहीं से शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि जो भी सब चीज़ें होंगी हमारे अपने देश की यूज़। स्वदेशी मूवमेंट में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दी कि हम लोग जो है जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हम भारतीय अपनी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। साबुन, कपड़े, जब से जो भी सब चीज़ें होंगी वो हम अपनी, हम मतलब अंग्रेज़ों से कोई चीज़ खरीद के जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट में ये चीज़ उन्होंने बताई थी। उसके बाद आपका आता है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। तो हम बात कर रहे थे 1906 में, हम 1906 में आए थे। इंडियन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी 1906 में। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के बनने का क्या मकसद था, सबसे पहले हम वो बताते हैं। जैसे आप नाम से ही सुन रहे हो मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का सीधा साधा यही मतलब था कि वो लोग जो है मुसलमानों के हितों के लिए बात करेंगे अंग्रेज़ों से। जैसे कांग्रेस पार्टी बनी थी तो वो था कि सबके हितों के लिए बात करेंगे। तो ये भी कांग्रेस पार्टी की तरह एक पार्टी थी, अलग पार्टी थी, जिनका मकसद था सिर्फ मुसलमानों के हितों के लिए बात करना। इनके फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और सलेम सलीमुल्लाह खान। ठीक है, ये लोग इनके फाउंडर थे। वेन्यू कहाँ बनी थी? ये ढाका में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। तो जैसे आपको पता चल गया कि दो पार्टीज़ अलग अलग बन गई अभी तक। एक कांग्रेस पार्टी बन गई, ऑल इंडिया कांग्रेस, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। तो उसका फंक्शन था, मकसद दोनों का बात करना था, लेकिन इंडियन मुस्लिम लीग का मतलब ये था कि हम सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करेंगे। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसको हम कांग्रेस डिवाइडेशन के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। हुआ क्या था, राज बिहारी घोष जो है उसने एक मीटिंग बुलाई थी सूरत में। कांग्रेस में अब दो तरह के लोग जुड़ गए थे, दो विचारों के लोग। एक जो थे वो थोड़े ज़्यादा एज के थे, वृद्ध लोग थे, जो उनका ये मानना था कि हम जिस तरह से आज़ादी चाहते हैं उसी तरह से हमें आज़ादी मिलेगी, कलम से हम आज़ादी पाएंगे। लेकिन जो लोग, जवान लोग जो थे, नया खून जो था, वो जो लोग थे
वो जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इन लोगों का ये मानना था कि आज़ादी तो हमें भी चाहिए, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं सुन रही हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो पुराने लीडर्स थे उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत शांति से आज़ादी लेंगे। तो इन्हीं दो चीज़ों के बीच में इनकी लड़ाई हो गई। इसी बीच राज बिहारी घोष जो थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सूरत में। अब इस चीज़ के पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, एक बात है। मीटिंग जो थी वो सबसे पहले होने वाली थी नासिक महाराष्ट्र में, लेकिन उनको पता चला और इसमें चीज़ में दो लोगों को खड़े किया, मतलब लोग वोट करने वाले थे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी को। लेकिन नासिक में जब मीटिंग होनी थी तब उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है बाल गंगाधर तिलक जी की, यहाँ तो सारे वोट वहीं ले जाएंगे, तो आप क्या करोगे। तो लास्ट मोमेंट में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वेन्यू चेंज करके सूरत रख दिया। अब ऐसा तो था नहीं कि सूरत में बाल गंगाधर तिलक की फॉलोअर्स नहीं थे, यहाँ पे भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे भी वोटिंग के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जो थे जीत रहे थे। लेकिन फिर जब वो जीत रहे थे तो इनकी कहाँ सुनी हो गई, इनकी लड़ाई वगैरह में फिर ये हो गया कि सूरत में जो है बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो मतलब नहीं कर सकते हैं वो, जैसे हो गया इन्होंने, जैसे इलेक्शन जैसे होता है कि गवर्नर जो होता है अपनी स्टेट का गवर्नर नहीं होगा, मतलब जिस स्टेट में वो पैदा हुआ उस स्टेट का गवर्नर नहीं होगा, बाकी सभी स्टेट का गवर्नर होगा। वही वाला हिसाब इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। तो कांग्रेस में, कांग्रेस इसके बाद इनकी कहा सुनी होने के बाद, बहुत बहस बहस होने के बाद कांग्रेस जो है 1907 में वहाँ मीटिंग में दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक थे एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहा जाता था गरम दल, जो थे लाल बाल पाल के नाम से हम जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। और दूसरे थे मॉडरेट जो कि नरम दल थे, सॉफ्ट हार्टेड, जो कहते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम बातचीत से मुद्दा सुलझाएंगे। वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी के अंडर सब लोग आते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उनके साथ आते थे सब युवा लोग। और फैन फॉलोइंग जो थी वो सबसे ज़्यादा बाल गंगाधर तिलक जी की थी। अब बारी आती है 1909 की। 1909 में आता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब आता है मार्ली मिंटो रिफॉर्म बिल जो 1909 में आया था। अब इसको किसने लाया था, मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड नाम कहे जाने के काम नहीं थे इनके, मतलब इनको लॉर्ड हम कह नहीं सकते, इन्होंने इतने बुरे काम किए हैं, बट लॉर्ड इन्होंने अपने हर किसी ने अपने नाम के साथ इसलिए लगाया होता था कि हम लोग जो हैं हम लोग इनको अंग्रेज़ों को लॉर्ड बोले, तो इसलिए हर अपने नाम के साथ इन्होंने लॉर्ड लगा के रखा होता था। वैसे इनके काम कोई लॉर्ड वाले नहीं थे, ना ही इनको लॉर्ड बोलना चाहिए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया 1909 में, कम्युनल इलेक्शन शुरू कर दी करवाना। अब कम्युनल इलेक्शन क्या होती है, इन्होंने बोला हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में, एक ऐसी जगह जहाँ पे हिंदूज ज़्यादा हैं, वहाँ पे लीडर केवल हिंदू होगा, मुस्लिम नहीं होगा। और जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जहाँ पे मतलब ऐसा एरिया जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हिंदू कम है, वहाँ का लीडर जो है मुस्लिम होगा। इसके पीछे इनका क्या वजह थी वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हिंदू मेजॉरिटी एरिया में कुछ कुछ लोग मुस्लिम होंगे। अब उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हम में से तो कोई बन नहीं सकता लीडर, तो अगर एक हिंदू लीडर बनेगा तो हम मुसलमानों के हित की बात तो कभी की नहीं जाएगी। तो इसलिए उनको एक डर बैठ गया। सेम चीज़ हुई मुस्लिम मेजॉरिटी में, जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी वहाँ कुछ कुछ लोग हिंदू थे। उनको लगा कि मुस्लिम मुस्लिम जो है वो लीडर बनेगा तो हमारे हित की बात नहीं करेगा। तो वैसे ही क्या हो गया, जो हिंदू थे वो चले गए, अब मुस्लिम जो है वो हिंदू मेजॉरिटी से उठ के अपनी मुस्लिम वाले उसमें चले गए, और मुस्लिम मेजॉरिटी में जो हिंदू थे कुछ दो चार, वो अपने हिंदू वाली कॉलोनी में चले गए। मतलब एक दो कॉलोनी में इसने डिवाइड कर दिया इन्होंने, इतनी आसानी से खेल दिया इन्होंने डिवाइड एंड रूल। यहाँ से शुरू कर दी इन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई, और जो आगे चल के पाकिस्तान के फॉर्म होने की एक वजह बन गई। अब हम बात करते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार जो था वो आया था 1911 में, दिल्ली दरबार। इसमें इन्होंने दो लोगों को बुलाया था चीफ गेस्ट, जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी को, ठीक है। इन दो लोगों को इन्होंने बुलाया था। तो ये जो दिल्ली दरबार है, ये सबसे पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कलकत्ता साइड पे इन्होंने अपना जो है वहाँ डेरा जमाया था। लेकिन अब इन्होंने जब देख लिया कि ये जो क्रांति की आग है पूरे भारत में फैल रही है, तो इन्होंने कहा एक ऐसी जगह हम क्यों ना रहें जहाँ पे हमें हर जगह पास हो।
तो इन्होंने दिल्ली को चुना कि वहाँ से राजस्थान पास है, उत्तर प्रदेश पास है, मतलब कुछ भी होगा अगर तो हम जो है चीज़ को संभाल पाएंगे वहाँ जाके। इस तो इन दिल्ली में दरबार इन्होंने 1911 में शिफ्ट कर दिया। उसमें चीफ गेस्ट बुलाए थे जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी को। यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम गाया था, जहाँ इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था। अब दिल्ली दरबार जो था उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, हम वो देखते हैं। तो दिल्ली दरबार में इन्होंने ये डिसीजन लिए थे कि दिल्ली को हम कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। बंगाल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे डेवलपमेंट करने के लिए, ये बोला इन्होंने, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। और इन्होंने बोला, तीसरा इन्होंने क्या बोला कि 1905 में जो हमने बंगाल का पार्टीशन किया था उसको हम ख़त्म करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक बार आपने 1905 में बंगाल को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, अब आप कह रहे ख़त्म कर दिया। मतलब ये सिर्फ इनका हाथी के दांत वाला हिसाब था, दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, वही हिसाब। उसके बाद आती है गदर पार्टी 1913 में। तो 1913 में स्थापना होती है गदर पार्टी की। इसका मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद इसका होता है कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी बाहर रह रहे थे दूसरे देशों में, वो उनको ये था कि हम लोग पैसा इकट्ठा करें, फंड इकट्ठा करें, और जो देश के अंदर क्रांतिकारी हैं उनको पैसों से हम मदद करें। मतलब देश के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी स्वतंत्रता की, उनको पैसे की कमी ना आए, इस चीज़ के लिए, इस मेन मकसद के लिए गदर पार्टी जो है वो बनी थी। और इसका वेन्यू अगर हम बात करें अगर हम वेन्यू की, तो गदर पार्टी जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनी थी। इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल, सरदार संपूर्ण सिंह और करतार सिंह, ठीक है। करतार सिंह ने जो है गदर को मतलब इंडिया के बाहर शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। वहीं की बाहर से पैसा फंड इकट्ठा करके हम जो है देश में रेवोल्यूशनरीज़ को पैसा देंगे। इसका एम क्या था, फंडिंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज़, मतलब रेवोल्यूशनरीज़ जो हैं इंडिया में, भारत में जो हैं, उनको हम लोग फंड करेंगे, पैसा हम उनको भेजेंगे। फिर बारी आती है 1915 में। 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 में। साउथ अफ्रीका में वो क्या कर रहे थे, एक मूवमेंट चला रहे थे रेसिज्म के खिलाफ, मतलब काले गोरे कलर का जो डिफेंस होता था उसके खिलाफ जो है वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में पहले ही एक मूवमेंट चला रहे थे। और वो रहते कहाँ थे, वो रहते थे साउथ अफ्रीका में। कहाँ रहते थे, टॉल्स्टॉय में रहते थे। और उनका जो फ्रेंड था जो उनके साथ वहाँ रहता था, वो था साउथ अफ्रीका में जो उनका फ्रेंड रहता था उसका नाम था पोलक, ठीक है। अब बारी आती है लखनऊ पैक्ट की। तो लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, 1916 में क्या हो जाता है, देखो दो पार्टीज बनी थी, आपको पता है, एक कांग्रेस बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आपकी बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। अब क्या हुआ, 1906 में बना था मुस्लिम लीग शायद। तो ये क्या है, पार्टीज तो बन गई हैं, ठीक है। अब कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस की जो बात है वो सुनता है ब्रिटिशर्स, मतलब मुस्लिम लीग की या बाकी किसी लोगों की तो बिल्कुल नहीं सुनता है। जो थोड़ी बहुत सुनता है वो कांग्रेस की सुनता है। अब मुस्लिम लीग बनने से क्या हो गया कि सारे मुसलमान जो हैं मुस्लिम लीग में आ गए, ठीक है। वो अटेंड करते थे मीटिंग्स, तो मुस्लिम लीग की करते थे, इनकी नहीं करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने, अब उनको पता है कि हम दोनों का अलग अलग मतलब तरीका अलग है, लेकिन उस टाइम पे बहुत लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते थे जैसे अब होता है कि इस पार्टी को, रूलिंग पार्टी का ये है और तो अपोजिशन का ये है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता था। उनको पता होता था हमारा मेन मकसद क्या है, तो वो बहुत आराम से, बहुत शांति से काम करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक सजेशन दिया कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कि हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कि देखो कांग्रेस का क्या उसमें फ़ायदा होगा कि मुस्लिम लीग के सारे जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस में जुड़ेंगे, कांग्रेस की ताकत बढ़ जाएगी। और मुस्लिम लीग को क्या फ़ायदा होगा कि उनकी जो आवाज़ जो है, जो नहीं पहुंच पा रही है ब्रिटिशर्स तक, वो आवाज़ जो है कांग्रेस वाले उठाएंगे। मतलब कांग्रेस वाले मुसलमानों के हितों की जो बात है, जो मुस्लिम लीग पार्टी करती है, वो कांग्रेस वाले करेंगे। तो दोनों को फ़ायदा हो गया, म्यूचुअल इनका हो गया म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो फिर ये जो है लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ, जिसका मेन मकसद यही था। उसके बाद आता है अब हमारा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट 1916 में लॉन्च किया था, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको लॉन्च किया था। अब बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि हमारी बात आम लोगों तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ज़रिया होना चाहिए। तो उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, मराठास और केसरी के नाम से न्यूज़पेपर निकाला कि हम अपनी अखबार में
हम जो चाहे वो छाप सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या था कि वो भारतीयों की स्वतंत्रता के बारे में कभी भी कोई भी खबर जो है वो छापते नहीं थे। तो अपना हमारा जब न्यूज़पेपर हो गया तो हम जो चाहे वो हम छाप सकते हैं, हम किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मोमेंट में जो बाल गंगाधर तिलक जी है वो मिलते हैं एनी बेसेंट से, जो कि एक एरिश लेडी थी, ठीक है। उसने 300 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई थी। तो एनी बेसेंट ने क्या किया, उन्होंने भी दो न्यूज़पेपर जो है लॉन्च कर दिए। एक का नाम था कॉमन, एक का नाम था न्यू इंडिया, ठीक है। और सबसे पहला ऑफिस जो है होम रूल मूवमेंट का वो कहाँ पे था, पुणे में था। और किसने इसको मतलब लॉन्च किया, बनाया किसने था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। और सेकंड दूसरा ऑफिस जो था वो कहाँ था, मद्रास में, जो कि एनी बेसेंट जो है इसको देखती थी। अब बारी आती है हमारी चंपारण मूवमेंट की, जो कि 1917 में हुआ था। तो 1917 में कहाँ पे हुआ, ये बिहार के चंपारण में ये मूवमेंट हुआ, चंपारण मूवमेंट, जिसके लिए राजकुमार शुक्ला जी जो थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया था वहाँ पे कि किसानों के हित में आप बात करें। अब चंपारण मूवमेंट 1917 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था बिहार में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। और राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो इसके वो थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया था किसानों के हितों में बात करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट, ठीक है। अहमदाबाद मिल में जो था पहली मूवमेंट थी ये गांधी जी की, जहाँ पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे और क्या किया, उन्होंने लेबर एसोसिएशन बनाई कि मैं यहाँ आके इस बार तो मतलब मिल मूवमेंट में मैं आके इनकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनकी बात सुनेगा कौन। तो उन्होंने एक लेबर एसोसिएशन बना दी कि आगे से कभी भी अगर मज़दूरों को कुछ भी दिक्कत हो तो उनके एसोसिएशन वाले उनकी बात सुन लें। फिर उसके बाद आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में आता है, 5 फरवरी 1919 में आता है, जिस इसको काला कानून भी कहा जाता है। अब काला कानून इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अब ब्रिटिशर्स ने ये एक एक्ट निकाल दिया, रोलेट एक्ट, कि हम अब किसी को भी शक की बिना पे हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब सबूत की ज़रूरत नहीं है हमें किसी को गिरफ्तार करने की। अगर हमें किसी पे शक हो गया है हम उस इंसान को उसी टाइम गिरफ्तार कर लेंगे। ये कानून बनाया। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत लोगों को जाके इसके बारे में समझाया कि कैसे ये काला कानून है। इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया गया गांधी जी के द्वारा भी। और इसी के साथ ही एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 की वो मतलब एक बहुत भयंकर दिन था जिस दिन ये सब हुआ था। और आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि कभी भी आप जाएंगे तो जलियांवाला बाग में ज़रूर जाके जाके एक बार देखिएगा। मतलब मेरे बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप एक बार जाएंगे ना, कसम से आप उन चीज़ों को फील करेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन उन लोगों के साथ। अब जलियांवाला बाग में जो हुआ उससे पहले जैसे हिंदुस्तान में बहुत बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स हमने देखे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे लीडर्स थे, तो बहुत ज़्यादा गद्दार भी थे जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिलने में इतना टाइम लगा। एक वैसे ही गद्दार का नाम है हंसराज, जो कि ब्रिटिशर्स को जाके छोटी छोटी खबर देता था कि ये हो गया वो हो गया। उस दिन यही हुआ। सपोज़ ये जलियांवाला बाग है, इसके दो गेट हैं, ठीक है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। यहाँ पे एक कुआं था। अब लोग जब यहाँ पे सब खड़े थे तो हंसराज ने बता दिया कि हाँ अब इतने लोग आ गए हैं। गेट नंबर 2 जो था इसको हंसराज ने बंद कर दिया। गेट नंबर 1 से सीधे जाके वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सीधा ऑर्डर दे दिया, शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया। अब इन्होंने गिराव करके जब शूट किया तो लोग जो है दीवारों पे चढ़ के किस तरह से अपनी जान बचाते हैं। दीवारें ऊंची थी, वो उनको क्रॉस कर नहीं पाते थे, तो यहाँ कुएं में लोगों ने छलांग मार के अपनी जान देने की कोशिश की। तो यहाँ पे मतलब इतना वो तब उस टाइम ऐसा था कि गेट बंद कर दिए हैं बिल्कुल। एक छोटी सी जगह है पार्क में जो मतलब
आप लगा लो स्क्वायर टाइप का लगा लो। तो वो उनके लिए उनको मतलब उनके लिए भागना भी मुश्किल था। तो बाद में जब रिकवरी करी गई तो कुएं के अंदर से 28 लाशें 27 लाशें निकाली गई, जो कि उस टाइम पे लोगों ने अब खुद को बचाने के लिए वहाँ पे शायद छलांग लगाई थी। और 380 के करीब बोला जाता है उस टाइम पे कि इतने लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन उतने नहीं, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये एक एक बैसाखी का एक फंक्शन जो था, एक कल्चरल प्रोग्राम पंजाब में होता है बैसाखी का, फसल पकने के टाइम पे ये वो मना रहे थे। उनकी खुशियों को पता नहीं था कि 1 सेकेंड लगेगा सब उजड़ जाने में, और ये सब कुछ करने के पीछे इंसान कौन था? हमारे भारत का ही हंसराज था। और फिर आता है उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इतना सब होने के बाद एक मूवमेंट आती है 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग में मैसेकर होने के बाद जो है हर एक इंसान सहमा हुआ था और बहुत गुस्से में था कि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत गलत हुई है। ज़िंदा इंसानों को इस तरह से मारना, और इतने लोगों को, बच्चे भी थे वहाँ, बूढ़े भी थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और एकदम से शूट कर दिया गया। इस चीज़ से बहुत ही आक्रोश की भावना हो गई थी। और फिर शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको कहा जाता है, कि हम अब आप लोगों का सहयोग नहीं करेंगे। 1920 में ये शुरू हुई और 1922 तक ये चली। अब इसी बीच में महात्मा गांधी जी को भी इस चीज़ में बहुत गुस्सा आया था जलियांवाला बाग मैसेकर में। उन्होंने केसर हिंद का जो टाइटल उनको दिया गया था, हार्डिंग, क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने दिया था हार्डिंग के कहने पे, लॉर्ड हार्डिंग है, हार्डिंग के कहने पे क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने दिया था महात्मा गांधी को केसर हिंद का टाइटल, उन्होंने वो टाइटल वापस कर दिया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1919 में नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, जब उन्होंने वहाँ पे दिल्ली दरबार में, उन्होंने वो भी वापस कर दिया। लेकिन इतना सब तो हो गया, टाइटल वापस करना जो था ये एक, मतलब एक हमारा, हम कह सकते हैं बदला नहीं था। टाइटल वापस करने से उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फिर शुरू हुआ 1922 में एक काम। अब ये है ना, हम कह रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम तुम हम लोगों का कोऑपरेशन नहीं करेंगे। 1920 से शुरू होकर 1922 तक 2 साल तक चली। इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था चौरी चौरा मूवमेंट। अब गरम दल के लोगों को ये था कि भाई हम हमारी लाशें इन्होंने बिछाई हैं, तो हम भी इनकी लाशें बिछाएंगे, खून का बदला खून होगा, क्योंकि ऐसे इन लोगों को समझ नहीं आता। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब वो लोग एक मौके की फिराक में थे भारतीय की, कैसे ये हम लोगों को छेड़ें और हम लोग अपना जलियांवाला बाग वाला हम इनसे बदला लें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिना रीज़न के लोगों पे फायर कर दिया। अब जैसे उन्होंने फायर कर दिया, 30 23 पुलिस वाले थे। लोगों ने क्या किया, इन 23 के 23 पुलिस वालों को जो है पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, अंदर बंद करके लॉक लगा दिया और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और ये 23 के 23 पुलिस वाले जल गए थे शायद। तो इसी चीज़ में गुस्सा होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि अगर वो तुम्हारे लोगों को मार रहे हो और तुम भी उन लोगों को मार रहे हो, तो हम में और उन लोगों में क्या ही फ़र्क रह गया। इसी चीज़ से गुस्सा होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी थी। उसके बाद आई थी खिलाफत मूवमेंट 1919 में। दो भाई थे, मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, इन्होंने मुस्लिम, मतलब मुस्लिम्स ने ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी हुई थी, इसको इन्होंने लॉन्च कर दिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्की में इन्होंने इसको बंद कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्की को, जैसे टर्की में जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम ब्रिटिशर्स का दिमाग खटक गया, उन्होंने टर्की को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1922 में खिलाफा टाइटल जो है उसको बंद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और उसी टाइम खिलाफत मूवमेंट जो है ख़त्म हो गई। अब ब्रिटिशर्स को ये था कि खलीफा जो था, मतलब जैसे हो गया
मराठा, मुंबई में मराठास का राज चलता था उस टाइम पे। टर्की में वैसे ही खलीफा का राज चलता था। इन्होंने खलीफा टाइटल को ही एंड कर दिया, खलीफा ही ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने जो है मुस्लिम्स में लड़ाई शुरू करवा दी और बस अपना काम हो गया डिवाइड एंड रूल का इनका ख़त्म। यही तो ये चाहते हैं। अब आती है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है कब बनती है? 1923 में बनती है, जब महात्मा गांधी जी को जेल हो जाती है। 6 साल हो गए उनको जेल में गए हुए। उसके बाद धीरे 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 ये चीज़ें कम होती जा रही थी। फिर मतलब हमारी आज़ादी के बारे में बात कौन करेगा जब हमारे लीडर ही जेल में है। फिर उसके बाद जो है चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। अब उसके बाद आता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने ये पार्टी बना दी। लेकिन एक आती है मेन मेन मकसद, जो मेन पार्टी जो होती है वो आती है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फाउंडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल के थे। इन्होंने कहाँ पे इसका वेन्यू क्या था, कहाँ पे ये पार्टी बनाई? कानपुर यूपी में ये बनाई। उनका मेन मकसद था काकोरी लूट, ठीक है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, अब जो है फाउंडर तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को बना दिया, लेकिन इसकी जो प्लानिंग की थी कैसे कैसे लूटेंगे, और जब लूटपाट हुई तो तब हुई चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सब किया था। तो मतलब रियल फाउंडर की अगर हम बात करें वो चंद्रशेखर आज़ाद है। इनका मेन मकसद था कि ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको जब पता चला कि काकोरी से जो ट्रेन आ रही है वहाँ से ब्रिटिशर्स का पैसा और हथियार सब आ रहे हैं, इन्होंने फिर ये प्लान बनाया कि इन्हीं को लूटो, ब्रिटिशर्स को लूटो और फिर वही हथियार जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस्तेमाल करो। तो यही इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट करने की सोची। अब बारी आई काकोरी लूट की। प्लान एग्जीक्यूट हो गया। 1925 में इन्होंने काकोरी लूट की और ट्रेन में 8,000 रुपये की लूट करी उन्होंने उस टाइम पे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे। सो जैसे हमने भी देख लिया काकोरी लूट हुई 1925 में, ठीक है, जहाँ पे 8,000 रुपये लूटे गए ट्रेन से। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा पार्टी बनाई। उसके बाद वो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बना, जिसके फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद थे। और इम्पोर्टेंट इसके लिए था क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार यहीं मिले थे। अब आते हैं हम राउंड टेबल सब। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बनने का मतलब मेन मकसद क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है साइमन कमीशन आया था 1928 में। तो साइमन कमीशन जब आया था उसमें ये था कि इन्होंने कुछ मतलब एक बुक्स वुक्स लगा, मतलब लिखा हुआ रिटन वाला कुछ लाया था हमारे लिए, जो कि कुछ अंग्रेज जो है वो ट्रेन से लेकर आए थे। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे थे तो वहाँ पे जो है लाला लाजपत राय जी जो थे उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया बहुत से लोगों के साथ। और और उन्होंने अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी लाठीचार्ज के बीच में एक लाठी उनके सर पे लगती है और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब उनकी ये जो मृत्यु होती है ये पूरे सब लोगों के लिए, सब क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि जैसे उनको उनके सर से एक बाप का साया उठ गया हो वैसे वाला। तो उसी बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी बनाई थी। उनके लिए सीधी बात ये थी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कि मौत का बदला मौत होगा, और वो उनको सीधा क्लियर था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। अब इस चीज़ के लिए कि ये क्या करते हैं कि पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर देते हैं बदला लेने के लिए। लाहौर में लाहौर में जो है लॉर्ड सनराइज जो भी था, जिसने उस टाइम पे लाठियाँ चलवाई थी, है ना, उससे बदला लेने के लिए ये लोग गोलियाँ लेके खड़े होते हैं कि कब वो बाहर निकलेगा, कब हम लोग जो है शूट करेंगे। लेकिन उसकी जगह कोई और इंसान बाहर निकल जाता है और उस दिन शूट किसी और को किया जाता है, पर बच जाते हैं वो लोग, उनकी किस्मत अच्छी होती है और वो लोग बच जाते हैं। अब इस चीज़ के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो तैश में आ जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको बहुत टॉर्चर करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ कि भगत सिंह का पता बता दो। किसी को कितना भी पैसा लेना उतना पैसा मिलेगा, भगत सिंह का पता बता दो। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो मतलब एक बहुत जल्दी अपना भेष बदल के निकल जाते थे और उनको कोई पहचान नहीं पाता था कभी भी नहीं। वो अंग्रेज़ों के पास से होके गुजरते थे, बट अंग्रेज़ भी चकमा खा जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा भगत सिंह को अगर हम पकड़ेंगे तो हम चंद्रशेखर आज़ाद के पास आराम से पहुंच जाएंगे, बट अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं होंगे। अब 1929 में एक चीज़ और हो गई कि
अब ये हो गया कि चारों तरफ से उनको पकड़ने के लिए पुलिस वाले जो हैं सब इकट्ठे हो गए। पहले जब भगत सिंह ने भी सोचा कि ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मतलब लोग जो है सब लोगों को एक अलग तरफ खींचने की कोशिश करी जा रहे हैं, तो भगत सिंह को भी लगा कि एक नॉर्मल सी मतलब किसी ने उनको देखा नहीं था। जब उन्होंने, आपको पता है संसद में जब उन्होंने बम फेंका था, धमाका किया था, तो उनको ये था कि किसी ने उनको देखा नहीं है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केस नहीं होगा, बस नॉर्मल एक चीज़ है। और बम जो थे वो बिना वो मतलब खाली आवाज़ वाले बम थे, नुकसान कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि उनको खाली फांसी, उनको सॉरी उनको खाली जेल होगी। तो वो उन्होंने कहा मैं चला जाता हूँ, तो बाकी जो है ताकि हमारा जो आज़ादी का जो हमारा प्लान है वो आराम से होता रहे। लेकिन भगत सिंह के जेल के जाने के बाद जो है वो वहाँ पे जज सब लोग मिल जाते हैं, उनके खिलाफ और केस को मजबूत करते हैं और इसी बीच में एक गद्दार फिर से आता है, इंडिया वाला गद्दार, जो कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे देते हैं उस दिन। और भगत सिंह को जो है 24 मार्च 1931 को फांसी देने की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन उनको एक दिन पहले 23 मार्च को ही फांसी लगा दी जाती है। और उस टाइम पे वो कौन सी बुक पढ़ रहे थे, उस टाइम वो एक रशियन रेवोल्यूशनरी की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन नाम था। और जब उनको फांसी होने वाली थी, उनकी किताब के सिर्फ 4 पन्ने बचे थे। वो चाहते थे कि वो 4 पन्ने पढ़ने के बाद उनको फांसी मिले, बट ब्रिटिशर्स ने उनको पहले ही फांसी। 2 मार्च लास्ट टाइम था जब भगत सिंह जी से किसी को मिलने दिया गया था। उनकी माँ उनसे मिलने गई थी तब, और उन्हें बोला था कि उन्होंने बोला कि भगत जो सारी दुनिया तुमसे सुनती है, आज वही शब्द मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। तो भगत जी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। और उसकी माँ ने कहा था कि बेटा तुझे मैं कैसे पहचानूंगी, कभी भी तो अगले जन्म में आएगा। उन्होंने कहा था कि माँ तू माँ है, तू मुझे पहचान लेगी। तो इतनी मतलब गंभीर कन्वर्सेशन होने के बाद उन्होंने नहीं सोचा था कि इसके बाद नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके बाद जो है किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया। अब जैसे ही ये बात चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता चली थी कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, उन्होंने सोचा कि मैं जाके उनको छुड़ा लूँगा। जैसे ही वो जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने जाते हैं, इलाहाबाद की पार्क थी, अल्फ्रेड पार्क में, वहाँ पे बैठते हैं, उनसे बात करते हैं कि आगे से प्लानिंग एग्जीक्यूशन की कि कैसे हम उनको बचाएंगे। वहीं पे कोई उनकी मुखबरी कर देता है, और अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ हैं। वो अकेले होते हैं और वो इतने सब लोग 45 मिनट तक उनसे लड़ते हैं। उसके बाद जो है अपनी बंदूक निकालते हैं और ख़ुद को शूट कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, पेड़ के साथ वो बैठे हुए थे, उसके बावजूद अंग्रेज़ों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके पास आके उनको हाथ लगा के देखें। तो वो दूर से लाठी डंडे और ये सब पत्थर वत्थर फेंक के देखते हैं कि क्या ये ज़िंदा है क्या नहीं है। तो 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे काला सच है कि रात के अंधेरे में कभी किसी को फांसी नहीं होती, बट इन लोगों ने भगत सिंह जी को रात के अंधेरे में फांसी दी। अब जब लोगों को पता चल जाता है कि फांसी हो गई है, लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, और उनसे बचने के लिए ये लाहौर जेल के पीछे वाले रास्ते से जाके लाशों को आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर लकड़ियाँ गीली होती हैं और लाशों को आग लग नहीं पाती। तो अजली, अब जब लोग जो हैं वो पीछे के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, तो अजली लाशों को लेके ये लोग जो हैं जाके उनके टुकड़े करके उसको नदी में फेंक देते हैं। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी जाए, 1930, 31, 32, 33, 32 तीन हुए हैं। कांग्रेस ने इसमें फर्स्ट वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया, और थर्ड वाले में मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया, और सेकंड वाले में गांधी जी और सरोजिनी नायडू दोनों ने पार्ट लिया था। पहले वाले में 87 लोग थे और तीसरी वाले में 46 लोग थे। बी आर अम्बेडकर ने तीनों को अटेंड किया था। मेन मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में लाने का। उसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसको सॉल्व मूवमेंट भी कहा जाता है 1930 में। उसमें क्या था कि गांधी जी ने कहा था कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, और गुजरात के साबरमती थे 49 लोगों को लेके शुरू हुआ ये। दांडी कोस्टल एरिया तक गया था, जहाँ पे 50,000 लोग थे। अब उसके बाद आता है सेल्फ रूल मूवमेंट। सेल्फ रूल मतलब, जैसे सेल्फ रूल वर्ड ही बता रहे हैं कि हमारा खुद का रूल।
1937 में ये सेल्फ रूल मूवमेंट आई थी 1937 में, जिसके फाउंडर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसमें क्या हुआ, इलेक्शन कंडक्ट करी उन्होंने कि किस मतलब अंग्रेज़ों ने कि क्या होना चाहिए। तो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी नॉर्मल लोगों वो जीत गए, और मुस्लिम्स जो थे वो 11 एरिया में जीते, और ब्रिटिशर्स जो थे वो 5 एरिया में भी नहीं जीते थे, मतलब 5 एरिया भी नहीं जीत पाए वो लोग। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है उसको हम लोग अगस्त ऑफर भी कहते हैं। इसको लेकर आए थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे इंडिया में 1939 से 45 के बीच में। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। अच्छा, क्रिप्स मिशन का क्या मतलब था कि वो कांग्रेस वालों को बोलते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बोलते हैं तुम हमारी अभी मदद करो और हम तुम्हारी जो है इसके बाद हम तुमको आज़ाद कर देंगे। पर इस बार जो है कांग्रेस जो है इनके झांसे में नहीं आई, और कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बुलाया था कि बाद में इन लोगों ने मदद करनी नहीं है, अब हम बोल रहे हैं आज़ादी दो, अब ये दे नहीं रहे हैं और सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब आते हैं साइमन कमीशन, जो कि 1928 में आया था इंग्लैंड से, ठीक है। लाहौर स्टेशन में साइमन कमीशन जो हुआ था आया था, जहाँ पे लाला लाजपत राय जी को जो प्रोटेस्ट करे थे साइमन गो बैक बोल के, एक लाठी से उनको लग गई थी, और 1928 में जो है इनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था, जेपी संदल को मतलब गोली मारने का प्लान किया गया था। 1929 में भगत सिंह ने सरेंडर कर दिया था। भगत सिंह को 1931 में जो है वो जेल हुई थी, हैंग किया गया था। प्लान इन्होंने 24 मार्च 1931 को हैंग करना था, लेकिन एक दिन पहले कर दिया 8 बजे रात को। रशियन रेवोल्यूशन की बुक वो पढ़ रहे थे, 4 बजे थे। उसके बाद 2 मार्च को उनके बाद उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था। 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जो है जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं आनंद भवन में, और जहाँ पे खुद को गोली मार देते हैं ब्रिटिशर्स के अटैक के कारण। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने स्लोगन क्या दिया था, डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 के टाइम की बात है ये, 42 के टाइम की। महात्मा गांधी ने बोला या करो या मरो, एक काम करो। 60,000 लोग जो थे इस मूवमेंट में अरेस्ट हुए थे, और 10,000 लोग जो थे वो मर गए थे, पर महात्मा गांधी को यही था कि या करो या मरो। 1939 में एस.सी. बोस जो थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 1942 में क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज बनी थी, और एस.सी. बोस जो है रियल फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है। 1943 में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और मतलब वुमेंस के लिए बनी, और जापान की मदद से। 1945 में वर्ल्ड वार बंद हो गई, और यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, यूनाइटेड नेशन फॉर्म बन गई, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। इसमें 3 लोग आए थे, पार्थिव लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अब अब ये तीनों लोग जो है आके अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम लोग इंडिया को फ्री कर देंगे। फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम ने अनाउंस किया कि 30 जून 1947 से पहले पहले हम लोग जो है आपको आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने 3 जून को मतलब फ्रीडम बोल दी कि हाँ तुमको फ्रीडम मिल गई है। वाइस रॉय उस टाइम था माउंटबेटन, ठीक है, और लॉर्ड वॉल की जगह माउंटबेटन आया था, और 18 महीने से वो महीने तक वो इंडिया में रहा था। अब इसके आगे तो आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, वही लड़ाई आज़ादी की। और ये साथ जो है ना ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और होप सो आपको समझ आई होगी। समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद।